जो अविनाश ने सवाल पूछा था, उसी उसी से मैं जुड़ा हुआ सवाल है कि महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले एपीएमसी से बाहर सामान उपज बेचने का आजादी दे दी गई है महाराष्ट्र में। ठीक है, 4-5 साल आई थिंक हो गए हैं, कांग्रेस के जमाने में ही सरकार ने ये आजादी दे दी थी। और फिर भी महाराष्ट्र में आज तक कोई एपीएमसी बंद नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, सिंधुदुर्ग जिला ऐसा है महाराष्ट्र का कि जिसमें पिछले 60 साल में कभी एपीएमसी हुई ही नहीं। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एपीएमसी नहीं है, फिर भी वहाँ किसान व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ कोई किसानों का शोषण होता होगा, फायदा भी होता होगा, और एपीएमसी में भी शोषण होता है। वहाँ सांकेतिक भाषाओं में, कोड लैंग्वेज में व्यवहार चलते हैं, और कोई किसानों को बहुत अच्छा दाम मिलता है, क्योंकि मालूम है कि किसान ने सामान यहाँ लाया है मंडी में तो अभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका ज्यादा है। कल अगर ये प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो वो किसान के खेत में जाकर भी खरीदी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फलों की जो खरीदी होती है, कोकण में हापुस आम हो या नागपुर, आप उधर के हैं विदर्भ में संतरा हो, किसान सीधा व्यापारियों से भाव करते हैं और व्यापारी खुद उनके खेत में आकर उपज लेके चले जाते हैं। कल अगर ऐसा होता है इन कानूनों के कारण, तो आपको आपत्ति क्या है? यानी मेरा पहला सवाल है कि एमएसपी एपीएमसी को दूसरा विकल्प देने के बाद भी महाराष्ट्र में कोई एपीएमसी बंद नहीं हुई है, और दूसरा खेत पे आकर अगर कल प्राइवेट प्लेयर खरीद रहा है तो उसमें आपकी आपत्ति क्या है? दो सवाल है, और मुझे सुधाकर यादव और शरद पाटिल सर, आप दोनों से जवाब चाहिए। ये बात सही है कि प्राइवेट एपीएमसी आने के बाद भी जो पहले चल रही थी वो बंद नहीं हुई, लेकिन दोनों के चलते किसानों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। ये बात सच है। प्राइवेट है, सरकारी भी है, दोनों के चलते फर्क नहीं आया। अब ये फर्क नहीं आया, ये यहां तक ठीक है, लेकिन अगर एक ही प्लेयर रहता, अगर प्राइवेट ही रहता, तो जैसा बिहार में हुआ वैसा हो जाता है। यहाँ बिहार में मंडी नहीं है तो उसका शोषण बढ़ा है, ज्यादा हो रहा है, उसको वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, तो वो हालत यहाँ भी आ जाती, वो नहीं आई। तो किसानों का डर जो है कि ये मंडी खत्म हो जाएगी, दो मंडी रहने से उसको कोई तकलीफ नहीं है, मंडी खत्म होने से तकलीफ है। और उसको डर क्यों है मंडी खत्म होने का? कि आप पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून था उसमें आप मंडी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब आपने उसको हटा दिया। कोई भी व्यापारी हो उसका रजिस्ट्रेशन होता था मंडी में, उसको आपने हटा दिया। इसका मतलब किसान क्या समझते हैं कि आप मंडी के महत्व को कम कर रहे हैं, मंडी को आपको खत्म करना है। ये डर है। ये डर सच है या गलत है वो आगे समझ में आएगा, लेकिन ये डर के आधार है कि आप मंडी में जो काम हो रहा था उसको इस कानून से कम कर रहे हैं। कानून में भले ही मत कहो कि मंडी नहीं रहेगी, ऐसा आपने कानून में नहीं कहा है, लेकिन मंडी के जो काम थे उसको आपने कम कर दिया, उसका महत्व ही कम कर दिया। तो ये डर स्वाभाविक है किसानों का। इसलिए दो मंडी होने का कोई, मेरा सवाल वही है कि महाराष्ट्र में मंडी को दूसरा विकल्प दिया, 5 साल हो गए, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में किसी भी जिले में कोई मंडी अभी तक बंद नहीं हुई। मैं नवी मुंबई रहता हूँ, मुंबई की सबसे बड़ी मंडी मेरे घर के पास है, वाशी में, एपीएमसी में। उसमें आज भी बड़ी संख्या में किसान सामान लेके आते हैं, जबकि उन्हें विकल्प है कि वो बाहर बेच सकते, फिर भी किसान वही लेकर आते हैं। तो आप जो तर्क दे रहे हैं कि अगर बाहर का दूसरा विकल्प दिया जाए तो मंडियां बंद हो जाएंगे, आप और शरद पाटिल जी दोनों दे रहे हैं तर्क, वैसा महाराष्ट्र में तो भी होता है, मैंने नहीं देखा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे आने से ये बंद। सरकार क्या चाहती है, लोग किसान क्या सोचता है
कि सरकार का इरादा क्या है। सरकार का इरादा इस मंडी को खत्म करना है, ये किसानों का डर है। कोई दूसरा खरीदने आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मंडी को आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो एक विकल्प तो आप हटा दे रहे हैं। और ये मैंने बताया आपको उदाहरण देकर कि क्यों किसानों को लग रहा है, क्योंकि आप उसका महत्व कम कर रहे हैं। इसलिए दो मंडियों का सवाल नहीं है, इस मंडी के बारे में सरकार का क्या रवैया है, इसको लेकर किसान चिंतित है। शरद पाटिल जी, आप क्या सोचते हैं? मैंने जो सवाल पूछे हैं दोनों, उस पे आपकी क्या राय है? आपका बहुत पॉइंटेड सवाल है और मैं बहुत पॉइंटेड जवाब दूंगा। ऐसा है कि अब तक कई बार ऐसा महाराष्ट्र में भी पिछले 4-5 साल में मंडी भी है, बाहर की व्यवस्था भी है। कई जगह ऐसा है कि बाहर की व्यवस्था काफी दिनों से चल रही है। किसानों ने मंडी में जाना बंद क्यों नहीं किया, या बाहर वालों ने मंडी को खत्म क्यों नहीं किया? इसका सीधा सा कारण यह है कि आज तक के इस देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आप किसी भी चीज का भंडारण एक समय से एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते थे। तो आज तक के ये अभी तो जून में तो ये कानून खत्म हो गया, फिर ये जून 2020 तक के ये कानून था। और इस कानून की वजह से मंडी में ज्यादा मात्रा में किसी चीज को खरीदना और उसका भंडारण करके रखना ये किसी भी कारपोरेट के लिए संभव नहीं था। तो कानूनी मनाही थी, इसलिए वो जो मंडी बंद नहीं हुई, इसका ये कारण है। दूसरा ऐसा है, आप कहते हैं कि विकल्प है तो क्या प्रॉब्लम है? विकल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम है। ये क्या होगा कि मंडियां खत्म हो जाएगी और केवल प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे। ये जो है, ये स्थिति हम लोगों को नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि भाई मंडी भी रहे और प्राइवेट प्लेयर भी रहे। अब सर ये किसान इतनी शक की दृष्टि से क्यों देखता है इसके ऊपर? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं थोड़ा विस्तार से इसमें और थोड़ा इतिहास में जाके इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जरूर जरूर। कि फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स, उसके पहले तो खैर सवाल नहीं उठता, अंग्रेजों का राज था। स्वतंत्रता मिलने के बाद आज तक एक शास्त्री जी का एक 14-16 महीने का कार्यकाल अगर छोड़ दिया तो बाकी सारी की सारी सरकारें किसानों की विरोधी थी, सारी सरकारें। मैं सरकार कहता हूं, इसका मतलब केवल बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो आज सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सभी की नीतियां जो थी किसानों की विरोधी थी। इसकी शुरुआत की नेहरू जी ने। नेहरू जी का किसान विरोध इतना तगड़ा था कि किसान विरोधी पहला कानून बनाने के लिए नेहरू जी ने पहले पार्लियामेंट की भी राह नहीं देखी। पहला कानून उन्होंने जो लाया, पहले तो उन्होंने 9th शेड्यूल बनाया। जितने भी किसान विरोधी कानून थे वो सारे के सारे 9th शेड्यूल में डाल दिए। और फिर आर्टिकल 31B का एक ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट के बनने के पहले आया, उस अमेंडमेंट में उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि 9th शेड्यूल में जो कानून है उसको कहीं भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा है कि इसमें से कई कानून ऐसे थे कि जो अपने फंडामेंटल राइट्स के विरोध में थे। तो उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के विरोध में भी कानून है तो भी 9th शेड्यूल में अगर वो कानून है तो उसका विरोध उसको चैलेंज कर नहीं सकते, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर यह सलाह रखा गया। तो ये तो शुरुआत से हो गई। शुरू में नेहरू जी ने केवल 13 कानून डाले। अब आज तक उस 9th शेड्यूल में 284 कानून है, जिसमें से 249 कानून केवल किसानों के बारे में है, तो जिनको कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेहरू जी ने ये शुरुआत की। फिर मानव साहब ने बिल्कुल सही बताया कि भाई जब पंचवार्षिक योजना शुरू हुई तो उस समय विकास का एक मॉडल ऐसा बना कि खेती से जो अतिरिक्त भांडवल है, भांडवल हिंदी में क्या कहते हैं साहब, मुझे याद नहीं आ रहा है। पूंजी, पूंजी, कैपिटल, जो खेती के पूंजी, पूंजी, बरोबर। धन्यवाद। हाँ। तो ये जो बराबर उद्योग के लिए जो पूंजी लगती है उसको खेती में अतिरिक्त पूंजी पैदा होती है उसको खींच लेना, उसको जबरदस्ती निकाल लेना और फिर उसको उद्योग के लिए देना, ये नीति अपनाई गई। सबसे पहले इस नीति को छेद देने का काम किया शास्त्री जी ने। वो भी क्यों किया, आप एक बात समझ लीजिए कि 60s के दशक में हम लोगों की हालत अनाज के बारे में इतनी खराब थी कि हम पूरे दुनिया भर में कटोरा लेके घूमते थे, भीख का कटोरा लेके कि हमें अनाज दो।
हमें अनाज किसने दिया? अमेरिका ने दिया। PL 480 के अंडर उन्होंने जो अनाज दिया उसको मिलो बोलते थे, जो अमेरिका में सुअर खाते थे। तो अमेरिका के सुअरों के लिए जो अनाज था वो अनाज हमारे लिए भेजा गया, और उसकी भी हम इतनी आतुरता से राह देखते थे। उस समय ये जो क्या बोलते हैं कृषि मंत्री, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको रात को नींद नहीं आती थी कि अनाज का जहाज आया है नहीं आया, क्योंकि उस समय अनाज के लिए तो दंगा फसाद शुरू हो गया था, अनाज मिल नहीं रहा था मार्केट में, दंगे शुरू हो गए थे। तो उनको रात में नींद नहीं आती थी, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करते थे कि भाई अनाज का जहाज आया कि नहीं आया। ये जो स्थिति थी, इससे उबरने के लिए किसानों को कुछ इंसेंटिव देना जरूरी था। वो इंसेंटिव दिया गया MSP के रूप में, और जब ये इंसेंटिव मिला उसके बाद में जब नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, इनके इसमें इनके नेतृत्व में जब नई नई इसके इजाद हुई, क्या बोलते हैं, क्रॉप्स के नए नए ये आज आ गए, क्या बोलते हैं, प्रजाति आ गई। तो हाँ, तो इन प्रजातियों के उपयोग से पंजाब के किसानों ने इतना अनाज पैदा किया कि आज परिस्थिति ऐसी है, आपके यहाँ 3 साल से ज्यादा अनाज अभी भंडारण में पड़ा है। अनाज का क्या करें आपके समझ में नहीं आ रहा है। किसानों ने केवल अनाज का संकट दूर नहीं किया, ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि किसानों ने सबसे बड़ा क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश वॉर जो हम लोगों ने जीता वो किसानों की वजह से जीता। हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया वो किसानों की वजह से किया। इसका कारण ऐसा कि उस समय अमेरिका के हाथ में हमको दबाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र जो था वो था अनाज। अगर किसान अनाज पैदा नहीं करते, अमेरिका के आंखें दिखाते ही हम लोगों को पीछे आना पड़ता था। आपको याद होगा बालाजी वॉर में वो 7th आर्मर्ड काफिला जो अमेरिका ने भेजा था, उसको भी इंदिरा जी ने अनदेखा कर दिया, और बांग्लादेश वॉर जो है शुरू रहा बांग्लादेश तक। ये हो नहीं सकता था अगर आपके किसान अनाज में हमको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाते। तो ये किसानों की वजह से, माने जय जवान जय किसान नारा जो है ऐसे नहीं है। सीमा पर किसानों, सीमा पर जवानों ने जितना काम किया उतना ही काम, उतना ही महत्वपूर्ण काम पंजाब के किसानों ने किया, हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाया। अब इसका उनको क्या मिला, उनको जो उनको माने क्या बोलते हैं, उनको बख्शिश क्या मिला इसका? सरकार को ये तो दिखाना जरूरी था कि भाई ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, बाकी दुनिया भर के सारे कानून लगाए थे, कृषि का जो था उसको निर्यात करने की बंदी थी, आयात खुली थी, जितना चाहे लेके आओ। तो भाई ये दिखाना तो जरूरी था कि हम किसानों के हित में भी कुछ कर रहे हैं। तो जाधव साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने किसानों के हित में भी जो जो करने की कोशिश की वो किसानों के हित में नहीं था। जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने खेती पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा ऐसा घोषित कर दिया। इनकम टैक्स नहीं लगेगा माने क्या मतलब है? आज की हालत अगर ऐसी, आज अगर आप देखें कि 2.5 लाख रुपए का इनकम अगर आपका है तो उसके ऊपर तो टैक्स वैसे भी लगता नहीं है। कितने किसान ऐसे हैं कि जिनको पूरा खर्चा जाने के बाद, C2 का खर्चा जाने के बाद 2.5 लाख रुपए साल के बचते जिनके पास में, ऐसे कितने किसान हैं? तो ये जो है ये किसानों के हित का है ही नहीं। इसका काम, इसका फायदा हो रहा है ऐसे लोगों को जो ब्लैक मनी को व्हाइट करना चाहते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स है, इसमें पॉलिटिशियंस है, इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं आपको एक फिगर बताता हूं कि 2004 से 2011 तक, 2004 से 2011 तक 7 साल में केवल 6,57,000 लोगों ने, 6,57,000 लोगों ने अपनी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी बताई? 2,000 लाख करोड़। 2,000 लाख करोड़ की इनकम इन लोगों ने घोषित की, केवल 6,57,000 लोग, केवल 7 साल के अंदर। इंडिया का टोटल जीडीपी जो था उससे 20 गुना ज्यादा। तो ये क्या है? महाराष्ट्र के एक नेता ने एक एकड़ में 10 करोड़ रुपए की ये उपज दिखाई। अब भाई ये जो है ये इनकम टैक्स का जो ये है ये किसानों के हित में तो है नहीं, इसका फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। फिर जैसे मेरे ख्याल से 10 आपने इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में कहा। मेरे पास पे इंश्योरेंस का 2018-19 का फिगर है कि 2018-19 में इंश्योरेंस कंपनी ने 22,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम जमा किया, 22,000 करोड़ रुपए का, और कंपेंसेशन दिया 8,000 करोड़ का। तो 14,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनियां डकार गई।
तो ये इंश्योरेंस का जो ये प्रावधान है, ये कंपनी के लिए है या किसानों के लिए है? तो ये जो है ये चलता रहा है। जैसे आपको याद होगा कि WTO के लिए सिंह साहब ने मनमोहन सिंह जब ये थे क्या बोलते अर्थ मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने WTO को एक जवाब में लिखित दिया था, जो अभी भी संसद के पटल पे है, कि हिंदुस्तान के किसान को 83% माइनस सब्सिडी मिल रही है। 83% माइनस सब्सिडी। उस समय शरद जोशी जी जो थे वो टास्क फोर्स के ये थे, अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक हिसाब लगाया कि इस हिसाब से, माने ये तो सरकारी जवाब था, माने कॉमर्स WTO को भेजा था, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री आपके प्रणब मुखर्जी के इसमें नेतृत्व में काम करती थी, उनके द्वारा दिया हुआ जवाब था। तो उसके अनुसार उन्होंने जो आंकड़े दिए, उसके अनुसार शरद जोशी जी ने हिसाब लगाया कि 1980 से 2000 तक 20 साल के अंदर किसानों के पास से 3 लाख करोड़ रुपया लूटा गया। 83% माइनस सब्सिडी जो सरकार ने मानी, जो मनमोहन सिंह जी ने मानी, जो प्रणब मुखर्जी ने मानी, उसके हिसाब से 20 साल में 3 लाख करोड़ रुपया किसानों से लूटा गया। तो ये जो लूट हो, ये लूट आज की नहीं है, ये तब से चल रही है। उसके बाद में भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है हमारे यहाँ। इंपोर्ट ड्यूटी का तो भाई, अब मानव जी ने कहा कि भाई WTO का मना ही है कि इंपोर्ट ड्यूटी आप ज्यादा नहीं लगा सकते, या किसानों को ज्यादा सब्सिडी आप दे नहीं सकते। अमेरिकन किसानों को 20,000 करोड़ डॉलर की सब्सिडी हर साल मिलती है, 20,000 करोड़, जिसकी वजह से उनका अनाज जो है वो पूरे इसमें क्या बोलते हैं, पूरे दुनिया में वो कम्पीट करता है पूरे मार्केट में। ये हम लोगों को क्यों तकलीफ है मुझे नहीं मालूम। जो 20,000 करोड़ अगर अमेरिकन इसको मिलता है, जैसे जापान में आप देखें कि जापान में चावल पे या शुगर पे इतनी जबरदस्त ड्यूटी है कि बाहर की शुगर और चावल वो लोग आने ही नहीं देते। तो WTO के बावजूद ये सारा ये धांधली चल रही है। हमारे यहाँ पे किसानों पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, दुनिया में 52 देश ऐसे हैं कि जो दुनिया को लगने वाला 80% अनाज पैदा करते हैं। 52 कंट्रीज। केवल 3 देश ऐसे हैं कि जो अपने किसानों को इस प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, जिसमें 3 में से एक हम है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन टू व्हाट एक्सटेंट, मैंने आप सोच नहीं सकते। अब ये आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, अशोक गुलाटी जी जो फॉर्मर चेयरमैन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के, उन्होंने 21 जून 2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। 21 जून 2019 फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, और उन्होंने ये कहा है कि 2000 से 2017 तक, 17 साल में 2017-18 की प्राइसेस में किसानों के पास से हर साल 2,65,000 करोड़ रुपया इस प्रकार से इम्प्लिसिट टैक्सेशन से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकाला गया। तो 17 साल में कुल मिला के 45 लाख करोड़, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अशोक गुलाटी जी कह रहे हैं, 45 लाख करोड़ रुपया किसानों से 17 साल में खींचा गया। जो शरद जोशी जी ने 1980 से 2000 तक 3 लाख करोड़ बताया था, अशोक गुलाटी जी 2000 से लेकर 2017 तक 45 लाख करोड़ बता रहे हैं। तो इतना जबरदस्त अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इतनी जबरदस्त अगर किसानों को इतना दबाया जा रहा है, तो किसान अगर सरकार के किसी भी चीज की तरफ शक की दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, एडवर्ड लूस करके फाइनेंशियल टाइम्स के साउथ एशिया करस्पॉन्डेंट दिल्ली में, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है द इन स्पाइट ऑफ द गॉड्स, द स्ट्रेंज राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उनका कहना यह है कि जितनी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी, अब ऐसा है, शुरू में तो सारे के सारे देश जो थे वो तो कृषि प्रधान थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में आया धीरे धीरे पिछले में। तो जितनी भी रूरल इकोनॉमी वाले देश जैसे विकसित हो गए, हर एक देश ने पहले अपने कृषि को मजबूत किया, और उसके बाद में जो माने जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ थी, उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ थी, उसको पहले मजबूत किया, उसके बाद में इंडस्ट्री, और उसके बाद में सर्विस पे गए।
वो कहते हैं दुनिया में हिंदुस्तान एक अकेला देश है कि जिसने पूरी तरह से उल्टा किया कि खेती को पीछे ढकेल दिया, जो ट्रेडिशनल स्ट्रांग पॉइंट था उसको पीछे ढकेल दिया और उसकी वजह से पहले इंडस्ट्री को बाद में सर्विस सेक्टर को सामने लाया। तो ये जो उल्टी चीजें है, इसका परिणाम ये हुआ, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो कह रहा था, मैं थोड़ा सा एक आखिरी में एक ये कंपैरिजन बता के मैं खत्म करता हूं। 1970 से लेकर 2020 तक के 50 साल का पीरियड गया। ये 50 साल में मैं आपको केवल 4 चीजों के कंपैरिजन बताता हूं। एक सोना है, दूसरी गवर्नमेंट की सैलरी है, तीसरी कॉटन के भाव है और चौथे गेहूं के भाव है। सोना जो था 1970 में 185 रुपए तोला था, 10 ग्राम नहीं, तोला कर छोड़ दीजिए। आज 51,000 52,000 के आसपास उसके भाव है। तो सोने की कीमत में 50 साल में 280 गुना, परसेंट नहीं, 280 गुना इजाफा हो गया। जो सैलरी है, जैसे समझ लीजिए अगर लेक्चरर है सरकारी कॉलेज में, तो लेक्चरर की सैलरी 1970 में 300 रुपए थी, आज 60,000 रुपया है। तो लेक्चरर की सैलरी में 200 गुना इजाफा हो गया है। सोने में 280 गुना, सैलरी में 200 गुना। जबकि कपास में, कपास का भाव उस समय 180 रुपया था, आज 5,550 है, तो केवल 30 गुना बढ़ गया है। गेहूं उस समय 75 रुपए था, आज 1925 है, केवल 25 गुना बढ़ गया है। इसलिए मैंने कहा कि सोने का 280 गुना छोड़ दीजिए, अगर सैलरी के साथ में भी हमारा कंपैरिजन हो तो आज कॉटन का है वो 36,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए और गेहूं का भाव जो है 15,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। तो खैर वो तो हो नहीं सकता, मुझे भी मालूम है, पर मतलब यह है कि ये जो सारा दमन चक्र चल रहा है किसानों के ऊपर, शुरू से लेकर जो हर पॉलिसी आती है, माने जो किसानों के हित में आती है, वो भी किसान को दिखता है कि हमारे खिलाफ। तो किसान को अब किसी चीज पे विश्वास नहीं रहा। और दूसरा ऐसा कि ये तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा सीधा इकोनॉमिक्स है कि अगर कॉर्पोरेट्स अगर आ गए बड़ी संख्या में, उनके सामने जो एक समस्या थी भंडारण की, जो कानून था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो रद्द हो गया। अब उनके लिए आसमान खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये ऐसा है, आप ये देख लीजिए कि कानून तो जून में आया, अदानी जी के गोदाम कब से बनने शुरू हो गए? उनको मालूम था क्या ये कानून आ रहा है? नेचुरली मालूम था, अदरवाइज 2 साल 3 साल पहले से गोदामों की तैयारी कैसे शुरू हो गई? तो ये जो सारी चीजें किसानों को दिखती है, किसान शक की दृष्टि से इसकी तरफ देखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार अगर सीरियस है कि भाई हमको मंडी भी रखनी है और हमको प्राइवेट प्लेयर भी रखना है, तो पहली बात तो सरकार ने मंडी को कानून का दर्जा देना चाहिए। कानून लाके कि कानूनन कोई मंडी बंद नहीं होगी। अगर मंडी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आता है तो सरकार मंडी चलाएगी। भले जैसे आप विद्यापीठ में होता है, अभी हमारे, मैंने कृषि विद्यापीठ में काम किया, वहां क्या होता है कि कृषि विद्यापीठ में जितना भी क्या बोलते हैं इनकम होता है वो सरकार में जमा करना पड़ता है और विद्यापीठ का पूरा खर्चा सरकार चलाती है। तो मंडी का जितना भी इनकम आएगा वो सरकार जमा हो जाएगा और मंडी का खर्चा सरकार चलाएगी और एमएसपी रद्द नहीं होगा। ये दो चीजें अगर कानून के रूप में रही तो इस विकल्प का स्वागत है, अन्यथा ये विकल्प नहीं है, ये ट्रैप है।